नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। हम जो है अपने इस सेशन में जो आज से हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं, इसमें हम इंडियन पॉलिटी भारतीय राजव्यवस्था के 1000 से अधिक प्रश्नों का जो है अभ्यास करेंगे। ये प्रश्न इसमें कुछ नए प्रश्न भी हैं और बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपको वेरियस जो स्टेट पीएससी के एग्जाम होते हैं, वहाँ के क्वेश्चन और कुछ यूपीएससी के जो एग्जाम हैं, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो है लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको जो है लिया गया है, जिसके माध्यम से आपके अंदर जो है वह इंडियन पॉलिटी का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मीन्स अवधारणात्मक जो है वह क्या हो एक क्लैरिटी को डेवलप करना, ये हमारा उद्देश्य है। और साथ में आपको ये समझाना भी कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं, मतलब कैसे एग्जामिनर केवल और केवल लैंग्वेज चेंज करके जो है एक क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स जो है विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारा जो क्वेश्चन होगा जिस पर हम डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक होगा क्या, संविधान सभा। क्या है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और संविधान का ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे। मान लीजिए आप में से किसी ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो वो जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के जो है इनसे रिलेटेड जो फुल लेंथ क्लासेस हैं उनको जो है पहले देख सकते हैं, मतलब अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर आकर के ये सारे क्वेश्चंस जो है उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है इसमें कि भारत में, कहाँ पर, इंडिया में जो है वह ये है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। ये क्वेश्चन क्या है, ये पूछ रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव है वह किस प्रकार से हुआ था। क्या उनका चुनाव सीधे जनता के द्वारा हुआ था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा हुआ था, मतलब संविधान सभा में जो सदस्य थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर थे, उनके सदस्यों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनका जो नॉमिनेशन किया था, या भारतीय राज्यों के जो है शासकों से नामांकन के द्वारा हुआ था, या प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा हुआ था। ठीक है, मीन्स जो संविधान सभा में मेंबर थे उनका जो है चुनाव कैसे हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, लाइव चैट का ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है, वहां पर आप आंसर देते चलिए। ठीक है, फिर मैं आपको जो है थोड़ा पॉज लेकर के सही आंसर बताता चलूंगा क्या होगा तो इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों, वो है आंसर है इसका डी। क्या है आंसर, डी। हमें मालूम है कि सदस्यों का चुनाव, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है वह प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा हुआ था। कहां से हुआ था, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा जो है वह किया गया था। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, सीए लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, इसमें जो है टोटल 389 मेंबर आने थे। कितने मेंबर, 389। इसमें से 292 जो है वह प्रांतों से आने थे और 93 जो है वो आने थे देसी रियासतों से, मतलब प्रिंसली स्टेट से आने थे। तो 292 ये मेंबर जो आने थे, इनका होना था क्या, चुनाव। क्या होना था, चुनाव होना था। इनको जो है निर्वाचन किया जाना था और इनका निर्वाचन होना था यहाँ से। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज से जो है इनका निर्वाचन किया जाना था। ठीक, तो बाकी के ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि हमारी ये जो संविधान सभा थी इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। प्रत्यक्ष में सीधे जनता के द्वारा वोट डाला जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बाय नॉमिनेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऐसा नहीं है। संविधान सभा में जो है विभिन्न पार्टियों के सदस्य शामिल थे, केवल कांग्रेस के सदस्य शामिल नहीं थे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर नेक्स्ट है बाय नॉमिनेशन फ्रॉम द रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, ऐसा भी नहीं है। इन्होंने किया था नॉमिनेशन, लेकिन केवल इन 93 मेंबर्स का किया था, सभी का नहीं किया था। ठीक है, तो ये आधा सही है, लेकिन ये वाला जो है वह पूरा सही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर है डी। ठीक, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। चलिए, तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। किस अधिनियम के अंतर्गत जो है वह भारतीय जो विधान परिषद है उसे क्या किया, उसको जो है वह क्या किया गया, बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन हमारे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास से संबंधित है ना। कहाँ पूछा जा चुका है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए। तो एक्ट कौन कौन सा है, पहले नंबर पर है भारत परिषद अधिनियम 1861, या 1892, 1909, या भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक्ट जो है सही आंसर होगा, कि मतलब किस एक्ट के माध्यम से भारतीयों को या भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो इसका सही आंसर है वो है आपका क्या, बी, है ना। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा जो है वह क्या किया गया था, वह भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति जो है प्रदान की गई थी भारतीयों को। ठीक है, 92 के माध्यम से, क्योंकि 1985 में जब से कांग्रेस का गठन हुआ था, और उसके पहले भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का गठन भारत में किया जा रहा था, जैसे मद्रास महाजन सभा। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है एक था भारतीय, जो हमारे पितामह भी कहलाते हैं, उनकी एक पार्ट उन्होंने भी एक बनाया था।
ठीक है, मुंबई में भी कुछ पार्टियों का जो है गठन किया गया था, कुछ राजनीतिक पार्टियों का। तो इस तरीके से बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का गठन किया जा रहा था। ठीक, तो इसके माध्यम से क्या हो रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर जो है लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि ये जो विधान परिषद है उसमें भी भारतीयों को अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान किया जाए, खास करके बजट के मुद्दे पर, पैसा दाम के मुद्दे पर। ठीक है, तो 1982 में क्या किया गया था, 1982 में ये कहा गया था कि आप बजट पर जो है बहस कर सकते हैं, लेकिन बजट पर जो है अनुपूरक प्रश्न पूछने, क्या पूछने, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने, अनुपूरक प्रश्न पूछने प्लस मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। ना तो वो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, ना मतदान कर सकते थे, केवल बहस किया जा सकता था। ठीक है, तो ये किया गया था 1992 के एक्ट में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूची को सुमेलित करना है आपको। ठीक है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर यह पूछा है, नियंत्रण परिषद की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कब किया गया था। ठीक है, यहां से आपको मैच करना है। इधर है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, कब किया गया था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई थी, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब की गई थी। ऑप्शन हैं आपके यहाँ पर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, पिट्स इंडिया एक्ट है, चार्टर एक्ट है 1813 का, और चार्टर एक्ट 1833 का। इसको मिलाइए, ये इधर इसका कोड दिया हुआ है। ठीक है, मिला के आप लोग आंसर लगाइए। और इसका जो सही आंसर है, चलिए पहले हम लोग मिला लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सबसे पहले नंबर पर जो ये पूछा गया है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना है दोस्तों, वो की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में कब की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से की गई थी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की आजादी जो है 1813 में ही दी गई थी, मतलब भारत में इंग्लिश मिशनरियों को जो है प्रवेश दिया गया था कि भारत में जाइए और अपने धर्म का प्रचार कीजिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा भारतीयों को शिक्षित कीजिए। अंग्रेज बहुत चालाक थे, उनको पता था कि अगर वो ये इस आधार पर जो है मिशनरियों को भारत में प्रवेश देंगे कि आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए, तो भारतीय इसका विरोध करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा, क्या कहा, मिशनरियों को कहा कि हम इंग्लिश मिशनरियों को भारत में प्रवेश इसलिए दे रहे हैं ताकि वो भारतीयों को शिक्षित कर सकें, सभ्य बना सकें। और गवर्नर जनरल की परिषद में जो है वह कानूनी सदस्य को नियुक्ति की गई थी 1833 में। आपने एक व्यक्ति हैं, एक सज्जन पुरुष हैं, बहुत भयंकर सज्जन थे, उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर आज तक इनका प्रभाव समाप्त नहीं हो पाया है और अभी 50 सालों तक हो भी नहीं पाएगा। तो लॉर्ड मैकाले जो महोदय है, इनको विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। किसके, कानूनी सदस्य या लॉ मेंबर के रूप में जो है इनको शामिल किया गया था। ये जो इंडियन पीनल कोड है, ठीक है, 1860 का, अभी वर्तमान में इसका नाम बदल करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, ये इन्हीं की देन है। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले, ठीक, और इन्होंने ही, लॉर्ड मैकाले ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा को जो है वह प्रसारित किया था, मतलब उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया गया था। ये कहा गया था कि उच्च शिक्षा में जो है, उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में जो है इंग्लिश ही शिक्षा का क्या होगा, माध्यम होगा। तो आप देख लीजिए कि इसका ऑप्शन इसमें से क्या सही बैठ रहा है आपका, ए का दूसरा, ठीक है, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, ठीक है, और डी का चौथा। ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए, इससे पहले वाला ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है 2003 का, उत्तर प्रदेश में ही पूछा गया था, और इसमें पूछा भी गया ना कि ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, और हमने आंसर लगाया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का यही फायदा होता है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का यही बेनिफिट होता है। देखिए, अब जो व्यक्ति 2010 में यूपीपीसीएस का एग्जाम दिया होगा और अगर वो प्रैक्टिस करके गया होगा तो उसको सिंपल येलो हैंगिंग फ्रूट की तरह है, तुरंत उसको मिल गया होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्योंकि उसने प्रैक्टिस किया है। पढ़ना तो है ही, साथ में प्रैक्टिस करने से क्या होता है, गलती होने की जो गुंजाइश है वो कम हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। एक नजर में आंसर पता चल जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारी गलतियां हमसे होने की वजह जो है वो एंजाइटी होती है, क्योंकि हमारे पास रहता है समय कम और क्वेश्चन रहते हैं ज्यादा, सबको सॉल्व करना होता है। तो बनता तो सबसे है, बाद में सब कुछ एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद सारी चीजें याद आ जाती है ना, बस एग्जामिनेशन हॉल में याद नहीं आ रही होती। लेकिन वहां भी अगर हम शांत दिमाग से बैठ जाएं तो हमारा दिमाग जो है बहुत सारी चीजें रिकॉल कर सकता है, बहुत पावरफुल है ये। लेकिन बस वही है, 2 घंटे का लिमिटेड टाइम होता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने से क्या होता है, जो सरल क्वेश्चन रहते हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, उसमें खटाक से हम आंसर लगा के आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो नए बनाए गए हैं एग्जामिनर के द्वारा, ये जिनकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स बना दी गई, जहां हमको थोड़ा रुक के सोचना पड़ेगा, वहां के लिए हमें टाइम मिल जाता है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि केंद्र में, कहां पर, केंद्र में, ध्यान से सुनिएगा, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। अंडर विच एक्ट वॉज डायरकी स्टैब्लिश एट द सेंटर।
ठीक है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। पहला ऑप्शन है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1947। तो अब आपको इसमें आंसर बताना है कि किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कम से 5 से 6 बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जामों में। ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, वो है आपका क्या, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वह केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। और प्रांतों में, कहां पर, प्रांतों में, ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी 1919 के अधिनियम से। प्रांतों में ये असफल हो गया, क्या हो गया, असफल हो गया। फिर क्या किया गया, एक समिति ही बनाई गई थी। ठीक है, उस समिति की सिफारिश पर इसको केंद्र में लागू किया गया, लागू नहीं हो पाया था। द्वैध शासन का क्या मतलब है, डायरकी का क्या मतलब है, द्वैध शासन का मतलब ये होता है कि जो विषय होते हैं जिसमें कानून निर्माण की शक्तियां होती हैं, उसको दो तरीके से बांट दिया जाता है। एक को कहा जाता है आपका जो है आरक्षित विषय, रिजर्व्ड सब्जेक्ट, और दूसरे को कहा जाता है हस्तांतरित विषय। क्या कहा जाता है, हस्तांतरित विषय, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट। ठीक है, ये जो आरक्षित विषय है इस पर जो है गवर्नर का शासन होता था प्रांत में, क्योंकि प्रांत में गवर्नर होते थे जब अंग्रेज थे तो। ठीक है, और केंद्र में वायसराय थे, उसको गवर्नर जनरल भी कहा जाता था। और जो हस्तांतरित विषय है इस पर गवर्नर, गवर्नर जो है वह विधायिका के प्रति, किसके प्रति, विधायिका के प्रति जो उत्तरदायी मंत्री थे, मतलब जो भारतीय लोग होते थे, है ना, उत्तरदायी जो मंत्री थे उनके माध्यम से जो है शासन किया करता था। हस्तांतरित विषय में सारे ऐसे काम रखे गए थे जिसमें जिम्मेदारी आती थी, जिम्मेदारी वाले काम, जैसे शिक्षा, है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, ये सारी चीजें। आरक्षित विषय में ऐसे रखे गए थे जिनसे पैसा दाम आता था, जैसे कर व्यवस्था, ठीक है, भू राजस्व, ठीक है, भू राजस्व, इस तरीके की जिनसे टैक्स का पैसा आता था ना, वो आरक्षित में थे। उस पर राज किसका था, अंग्रेजी गवर्नर का हुआ करता था। और जो जिम्मेदारी वाले काम थे वो किसको दे दिए गए थे, भारतीयों को दे दिए गए थे। ठीक है, तो ये डायरकी सिस्टम था, इसलिए फेल भी हो गया था। फिर बाद में इसको केंद्र में लगाने की भी कोशिश की, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। मतलब जनसंख्या का अनुपात क्या था। जैसे अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, जो विधानसभा क्षेत्र होते हैं या संसदीय क्षेत्र होते हैं, वो एक जनसंख्या के अनुपात में होता है। जैसे मान लो, ऐसा मान लिया जाए कि यार 20 लाख जनसंख्या में एक व्यक्ति होगा। ठीक है, जैसे आप लोग अभी बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है, जैसे कई बार डेटा आता है ना कि हमारे भारत देश में 100 लोगों में एक पुलिस वाला होता है, या कई बार ये कह दिया जाता है कि 1000 लोगों में जो है एक डॉक्टर है। तो ये संख्या, ये प्रतिनिधि की जो संख्या है वो कितने लोगों को सपोर्ट करता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री जो परिषद है उसमें प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में थे। क्या होगा इसका सही आंसर, पढ़ाया है मैंने आपको। तो इसका सही आंसर है 10 लाख। ठीक है, भारत देश को इस तरीके से बांटा गया था कि प्रत्येक प्रतिनिधि, मतलब संविधान सभा के जो सदस्य हैं, तो उसमें से एक सदस्य जो है, एक सदस्य वह 10 लाख, कितने, 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। 10 लाख जो है वह जनसंख्या का जो है वह प्रतिनिधित्व करता था, मतलब 10 लाख में एक व्यक्ति। ठीक है, इसके लिए अगर मैं कहूं, वैसे तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, लेकिन मान लो अभी के समय में होता, मान लो ये एक सदस्य, तो एक विधानसभा से मान लो 10 लाख, तो इसको कितने लोग वोट डालते, ये 10 लाख लोग इसके जो हो वोट डालते, इसका विधानसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र कहलाता। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वही। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, साइमन कमीशन के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। क्या होगा इसका आंसर, बहुत लोग गलती करने वाले हैं इसमें। क्या होगा आंसर इसका, तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है क्रिप्स मिशन। बहुत सारे लोगों ने कैबिनेट मिशन लगाया होगा मुझे मालूम है, लेकिन इसका आंसर होने वाला है क्या, क्रिप्स मिशन द्वारा। किसके द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, ये कहा गया, देखो इसमें लिखा हुआ है ना, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव रिजोल्यूशन कहां है, प्रपोजल है ये। कैबिनेट मिशन, आप लोगों को लगा होगा इसका आंसर होगा ब्रिटिश कैबिनेट मिशन या डेलीगेशन। इसके द्वारा तो संविधान सभा का निर्माण ही कर दिया गया था, लेकिन ऐसा प्रस्ताव किया था क्रिप्स मिशन ने 1942 में, 1942 में ये क्रिप्स मिशन भारत आया था।
ठीक है, भारत आया था। इस क्रिप्स मिशन के माध्यम से जो है वह भारतीयों को रिझाने की कोशिश की जा रही थी। क्या किया जा रहा था? भारतीयों को जो है मतलब अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही थी। क्यों? क्योंकि मतलब एक तरीके से रिझाने की कोशिश की जा रही थी। रिझाने की क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है वह अंग्रेजों को जो है भारतीयों की सहायता की जरूरत थी। ठीक है, अंग्रेजों को भारतीयों की सहायता की जरूरत थी, लेकिन इस बार जो है कांग्रेस इस बात के लिए तैयार नहीं हो रही। तो एक क्रिप्स मिशन भेजा गया वहां ब्रिटेन से, लंदन से, कि जाओ भैया भारतीयों को मनाओ पथाओ, बहुत जरूरी है भारतीयों का शामिल होना। अगर भारतीय जो है इस युद्ध में हमारा साथ नहीं देंगे तो हमारी तो लुटिया डूब जाएगी। वो तो शुक्र है अमेरिका ने जापान पर जो है एटम बम पटक दिया, नहीं तो जापान जो है वह सबकी हालत खराब करके रखा हुआ था, है ना। और ऐसा लगने लग गया था कि अब द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह मित्र राष्ट्र नहीं धुरी राष्ट्र जीतने वाले हैं। जो एक्सियल नेशंस थे वो जीतने वाले थे, और मित्र राष्ट्र मतलब जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका ये सब शामिल थे, फ्रांस, इनकी जो है हालत खराब हो रही थी। ठीक है, तो इसलिए जो है क्रिप्स मिशन भारत में भेजा गया था कि भारतीयों को मनाओ। और यही क्रिप्स मिशन जब फेल हो जाता है तो उसके बाद फिर महात्मा गांधी कहते हैं कि अब अंग्रेजों भारत छोड़ो। और 8 अगस्त 1942 को जो है महात्मा गांधी ने भारत में जो है भारत छोड़ो मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट? भारत छोड़ो जो है आंदोलन, वह क्या कर दिया था? प्रारंभ कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा भारत में प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्रिप्स मिशन। ठीक, गलतियां मत कीजिएगा। देखिए ऐसे ही होता है, हमें चीजें क्या होता है कि पढ़े रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज की वजह से क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा बदल देता है एग्जामिनर, तो हम वहां पर मात खा जाते हैं। और इसी को एग्जामिनेशन के पहले हमको सही करना है, यही हमारा उद्देश्य है और इस क्लासेस का भी यही उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यहां पर भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में, उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में जो इल्बर्ट बिल लाया गया था उसका क्या उद्देश्य था? ठीक है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? पहला, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। ठीक है, क्या कह रहा है? जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना, मतलब यूरोपीय लोग मतलब अंग्रेजों को और इंडियंस को जो है इक्वल वो पोजीशन पर लेके आना। सेकंड है देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। ठीक है, इसी बेसिस पर जो है एमपीपीएससी पर प्रश्न बनाया गया है अभी 1-2 साल पहले। फिर नेक्स्ट है प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना, ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस स्टेटमेंट के बेसिस पर क्वेश्चन बनाया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। यूपीएससी खुद ऐसा क्वेश्चन एक बार बना चुका है। ठीक है, तो इसमें से क्या सही आंसर होगा? क्या किया गया था? एल्बर्ट बिल। क्या किससे रिलेटेड है एल्बर्ट बिल? तो दोस्तों ये एल्बर्ट बिल की वजह से बहुत बवाल मचा था भारत में। एल्बर्ट बिल, इसका सही आंसर होगा ए। ये एल्बर्ट बिल इसलिए लाया गया था कि ये जो भारतीय मजिस्ट्रेट हुआ करते थे पहले, एल्बर्ट बिल आने के पहले ये जो भारतीय मजिस्ट्रेट होते थे भारत में, इन्हें अंग्रेजों से जुड़े हुए मुकदमे, अंग्रेजों से जो जुड़े मुकदमे थे, आपराधिक मुकदमे अगर मैं कहूं तो, है ना, जुड़े मुकदमे, इनकी सुनवाई का अधिकार नहीं था एल्बर्ट बिल के पहले। जब एल्बर्ट बिल आया 1883 में तो उसमें क्या कहा गया कि अंग्रेजों से जुड़े हुए मुकदमों की सुनवाई भी भारतीय मजिस्ट्रेट कर सकेंगे। जो भारतीय मजिस्ट्रेट, जो भारत के जज थे, वो उनके मुकदमों की भी सुनवाई कर सकेंगे, क्योंकि ये वो समय था, तब तक भारत में बहुत सारे बड़ी लेवल पर जो है बैरिस्टर्स बनने लग गए थे। ठीक है, बहुत सारी, अब कांग्रेस की जिन लोगों ने स्थापना की उनमें से अधिकांश लोग जो है वकील थे। ठीक है, महात्मा गांधी खुद एक वकील थे, वैसे तो वो बाद में आए हैं, लेकिन उसके पहले के जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर थे ना, वो सब बैरिस्टर थे, वकील हुआ करते थे। ठीक है, तो अब अंग्रेजों ने कहा कि ये तुच्छ भारतीय है ना, जिनको हम डॉग की संज्ञा देते हैं, है ना, असभ्य मानते हैं, वो हमारे मुकदमों की सुनवाई करेंगे। और इसी वजह से एल्बर्ट बिल का बहुत ज्यादा विरोध किया गया अंग्रेजों की। और यहाँ पर इसी वजह से भारत में एक बार फिर क्या हुआ? श्वेत विद्रोह हुआ। ये जो है भारत में जो है वह दूसरा श्वेत विद्रोह था इसकी वजह से। और इस वजह से क्या हुआ? जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको इस्तीफा तक देना पड़ गया था। ठीक है, तो ये समय वही था जब भारत में जो लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड रिपन का संबंध आपको पता है, भारत में जो रिपन है, रिपट नहीं है, रिपन, इनका संबंध भारत में जो है स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज के जनक के रूप में माने जाते हैं। आपने इनके बारे में पढ़ा ही होगा। इन्हीं के समय में 1882 में पहली बार जो है भारत में वह क्या किया गया था? विधिवत जनगणना की गई थी। क्या की गई थी? विधिवत जनगणना की गई थी। तो हो सकता है अगली बार क्वेश्चन पूछ ले कि जब भारत में लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे तो उस समय भारत में कौन सा बिल विवाद का विषय था? तो कौन सा बिल था? एल्बर्ट बिल था।
सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, सेकंड वाला ऑप्शन क्या कहता है, देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना। इसको करने के लिए जो है वह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, मतलब देसी भाषा प्रेस अधिनियम लाया गया था। इसके माध्यम से भारतीय अंग्रेजी को छोड़ करके बाकी जो अन्य भारतीय भाषाएं थी उन पर, जो अखबार थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि ये अखबार जो है वह अंग्रेजों की शासन के खिलाफ जो है तहलका मचा दिए थे। ठीक है, आपने देखा भी होगा कई सारे ऐसे सीरीज में जहां पर अंग्रेज जाके पूरा जो है प्रेस सील कर देते थे, जब्त कर लेते थे न्यूज़पेपर को पब्लिश होने के पहले, जनता तक पहुंचने के पहले, ताकि उनकी शोषणकारी नीतियां जो है वह जनता तक ना पहुंच पाए। जब भी सरकार तानाशाही पर उतरती है ना, उसके द्वारा क्या किया जाता है मालूम है आपको, मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि मीडिया का काम क्या होता है, जनता को जागरूक करना। वो तो भारत देश का दुर्भाग्य है कि हमारी मीडिया, जिस पर अभी कोई प्रतिबंध नहीं है, हमें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 फंडामेंटल राइट प्राप्त है, वो सब प्राप्त होने के बावजूद भी हमारी मीडिया जो है चाटुकारिता में बिजी रहती है। अन्यथा मीडिया का काम जो है वह क्या होता है, देश की जनता को जागरूक बनाना और सरकार की गतिविधियों से अवगत करवाना, मतलब निष्पक्ष पत्रकारिता जिसको कहते हैं। तो वो भारत में तो लगभग अब समाप्त होने की स्थिति में आ चुका है। खैर, तो ये अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था, तो ये अलग मैटर है ना, ये इल्बर्ट बिल से नहीं जुड़ा हुआ है। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो है ये 1999 के अधिनियम में आएगा, 1919 के अधिनियम में आएगा, ये तब वहां से हुआ है। और शस्त्र एक्ट में संशोधन क्या कह रहा है, शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। अंग्रेजों ने तो इसमें शस्त्र एक्ट में संशोधन करके भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति, मतलब लाइसेंसिंग की प्रक्रिया ही समाप्त कर दी। और ये जो है प्रक्रिया ही समाप्त कर दी, मतलब भारतीय शस्त्र रख ही नहीं सकते। उनको लगता था कि अगर भारतीयों के पास शस्त्र रहेगा, किसी दिन गुस्से गुस्से में आके किसी अंग्रेजी को निपटा दिए तो उन्होंने भारतीयों के शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और ये भारत की आजादी के बाद भी शायद 1979 तक चलता रहा है। फिर 1979 या 69 में संशोधन करके जो है वह भारतीयों को शस्त्र रखने की आजादी दी गई। ठीक, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा इसका जो है पोस्टमार्टम कर दिया हमने इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ठीक है ना, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज इंस्पायर्ड बाई। ठीक है, ये किस एक्ट में राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस इशू करने की जो है शक्ति दी गई थी? वही ऑर्डिनेंस शक्ति जिसके बारे में हम लोग आर्टिकल 123 में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 123 में पढ़ते हैं ना, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में। ठीक है, तो किस अधिनियम के द्वारा ये दी गई थी? क्या इसे 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था, 1935 में, 1909 में, 1947 में? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है 1935 के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ये किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को जो है वह ऑर्डिनेंस इशू, ठीक है, मतलब क्या, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1935 में दी गई थी। ठीक है, फिर ये अलग अलग एक्ट है, अभी इनके बारे में मैं डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन बने हैं आगे। यहां डिटेल बता दूंगा तो उनके आंसर पता चल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका भारतीय विधान पालिका। ठीक है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। किस एक्ट के द्वारा भारतीय विधान पालिका को द्विसदनीय बनाया गया था? ठीक है, क्या बनाया गया था? द्विसदनीय, मतलब उसके दो सदन बनाए गए थे। 1892 के एक्ट के द्वारा, 1909 के द्वारा, 1919 के द्वारा या 1935 के द्वारा? किस एक्ट के द्वारा इसको बाई कैमरल बनाया गया था? तो इसको दोस्तों बाई कैमरल बनाया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा। जो केंद्रीय विधायिका थी, ठीक है, जो हमारी केंद्रीय जो विधायिका थी, केंद्रीय विधायिका, ठीक है, उसे क्या कर दिया गया था? उसके दो सदन बनाए गए थे। एक को कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या कहा जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब जो है प्रांतों की सभा, या उस समय जो है राज्यों की सभा कहा जाता था। ठीक है, और दूसरा वाला जो था आपका, वह क्या था? आपका केंद्रीय उससे जुड़ा हुआ था, मतलब केंद्रीय सभा से जुड़ा हुआ था। अब इसमें क्या था? इसमें यह किया गया था कि इसके जो है 60 मेंबर डिसाइड किए गए थे। कितने? 60 मेंबर। ठीक है, और इसके लिए जो है 140 मेंबर डिसाइड किए गए थे। ठीक, तो इसके लिए 140 सदस्य निर्धारित किए गए थे, इसके लिए 60 सदस्य। अब इसमें से कुछ जो है वो निर्वाचित हुआ करते थे, कुछ जो है इनमें से कुछ मेंबर जो थे वह क्या थे? निर्वाचित थे, और कुछ मेंबर जो थे वो थे मनोनीत थे। कैसे थे? मनोनीत। अब निर्वाचित में भी और इसमें भी, दोनों में, एक तो हुआ करते थे सरकारी सदस्य, मतलब सरकारी गवर्नमेंट ऑफिशियल, और एक हुआ करते थे गैर सरकारी सदस्य। ठीक है, गैर सरकारी सदस्य। ठीक है, ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी के लिए इसका बता दिया है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका क्या? 1919 का अधिनियम।
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसमें वो कौन सा है आपका 11th नंबर का क्वेश्चन, क्या कहता है देखिए जरा। 11वें नंबर का क्वेश्चन, 11वें नंबर का क्वेश्चन कहता है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता ऑब्लिक विशेषताएं हैं। 1919 के अधिनियम के संबंध में प्रश्न बनाया गया है, आईएएस 2012 का प्रश्न है। क्या है, पहला है प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था करना। किसकी व्यवस्था करना, द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या है मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की स्थापना करना, प्रोविजन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। नेक्स्ट, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ लेजिस्लेटिव पावर फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंसेस। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन से जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। आधार पर सही उत्तर चुने। और जब इस तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तब सही पूछा है या गलत पूछा उसको आप अंडरलाइन कर लिया करना, क्योंकि कई बार क्या होता है ये सही गलत में इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि जनरली कई बार नहीं पूछा रहता है, मतलब गलत पूछा रहता है और हम सही समझ के आंसर लगाए आते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी स्ट्रेटेजी का एक पार्ट होता है ना। तो इसका क्या आंसर होगा, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ डायरकी इन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। एकदम सत्य है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम से की गई थी। हमने इससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, वहां पर इससे मिलता जुलता था। अब देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को मिलाकर के एक क्वेश्चन बना दिया यूपीएससी ने। स्टेट पीएससी वाले क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों से कई क्वेश्चन निकाल के बना लेते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, ये किया गया था भैया 1909 के अधिनियम में। कब किया गया था, 1909 के अधिनियम में, हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करने के लिए। जो 1907 में जो भारत में स्वदेशी मूवमेंट चला था, जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था भारत में, तो यहाँ पर अंग्रेजों को बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम जो है संगठन दिखा। तो सबसे पहले इसको तोड़ने के लिए तो उन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई, जिसकी परिणति भारत पाकिस्तान विभाजन तक और आज तक और अभी आने वाले कितने समय तक जो हम इसका दंश झेलेंगे। पहली बात तो ये हुई। फिर और साथ में क्या हुआ, 1909 में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया। 1919 में तो क्या है, इसको एक्सटेंड किया गया और 1919 के अधिनियम में जो यूरोपीय थे, जो भारतीय ईसाई थे, ठीक है, जो भारतीय ईसाई थे और जो एंग्लो इंडियन थे, ठीक है, जो एंग्लो इंडियन थे, भारतीय अंग्रेज थे, इन्हें भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था 1919 में। तो 1909 में मुस्लिमों को दे दिया गया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, अभी सही है गलत मान लो थोड़ी देर के लिए, हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है यार कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब हम एलिमिनेशन लगाते हैं। देखिए जिसमें दो है उसको काट दीजिए, दो आंसर जो है हमारे एलिमिनेट हो गए, ये दो आंसर जो है हमारे क्या हो गए, यहाँ पर एलिमिनेट हो गए। लेकिन हमको पता है कि यहाँ पर जो है द्वैध शासन स्थापित किया गया था। कैसा, प्रांतों में द्वैध शासन, मतलब गवर्नर को भी कुछ शक्तियां दी गई थी। तो ये स्टेटमेंट जो है इस माध्यम से सही हो जाता है। अरे भाई विधायिका का विधायन शक्ति तभी उसके पास होगी ना जब उसको विषय दिए गए। अगर अभी हमने देखा हस्तांतरित और रिजर्व्ड सब्जेक्ट ट्रांसफर किए गए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सही आंसर जो है इसका हो जाएगा हमारा क्या, सी वाला हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से अब आने वाले समय में आप लोग तैयार रहिएगा, स्टेट पीसीएस में जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, इससे मिलते जुलते और इससे थोड़ा सा हटके जो है क्वेश्चन बनाने की जो है कोशिश राज्य की परीक्षाओं में जो है किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है ये, भारत परिषद की समाप्ति, किसकी समाप्ति, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। जो इंडियन काउंसिल बनाया गया था, ब्रिटेन में बैठता था ये, ठीक है, ये यहाँ नहीं रहता था, ब्रिटेन में जो है ये लोग बैठा करते थे। तो इसकी समाप्ति जो है किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन जो है इसमें यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो इसकी समाप्ति हुई थी दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के साथ, एक्ट ऑफ 1947 के तहत साथ जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। अब जब अंग्रेज ही नहीं रहे, अंग्रेजी भारत छोड़ के जा रहे हैं, तो भारत परिषद का क्या काम, ये ब्रिटेन में गठित एक संस्था थी जिसके प्रमुख भारत सचिव हुआ करते थे, ठीक है। जैसे आपने 1909 का अधिनियम है, 1919 का अधिनियम है, तो उसमें आपने एक नाम पढ़ा ना, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो मोंटेग्यू जो है उस समय भारत के सचिव हुआ करते थे जो ब्रिटेन में बैठे रहते थे। तो ब्रिटेन वालों ने क्या किया था, एक परिषद स्थापित करके रखा था ब्रिटेन में, है ना। तो इसका आंसर क्या है, एक्ट ऑफ 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, जो प्रारूप तैयार मतलब जो प्रारूप समिति बनाई गई थी, तैयार करने वाली जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनको क्या किया गया था, मतलब उनको कैसे अपॉइंट किया गया था। क्या ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था उन्हें, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था,
विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था? ठीक है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा है, ठीक, सॉरी, प्रारूप समिति नहीं, संविधान सभा। अब देखो, फिर से देखो, पहला क्वेश्चन याद करो, सबसे पहले इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है उसको याद करो तुम लोग, उसमें यही कुछ सेम क्वेश्चन था। देखो वो क्वेश्चन, चलो मैं आपको वहां तक लेके चलता हूं, और आपको जो है हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, कहावत है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन 1993 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? 93 में उत्तर प्रदेश के। अब सोचो आईएएस के क्वेश्चन में यही सेम क्वेश्चन थोड़े सा लैंग्वेज में परिवर्तन करके पूछ लिया गया एज इट इज 2002 में। मैंने बोला था ना, स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन भी आईएएस में पूछ लिए जाते हैं, और आईएएस के क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं। तो यही तो अपन को पकड़ना है, एग्जामिनर के माइंड को समझना है, क्योंकि अगर हम सामने वाले के माइंड को समझ गए कि यार वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, क्वेश्चन कैसे सेट करेगा, तो फिर तो हमें समझ में आ जाएगा ना, टॉपिक पढ़ते ही हम समझ जाएंगे कि यहाँ से इस तरीके के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, और वो समझेंगे कैसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, ऐसा ना होगा कि तुम ध्यान मगन हो जाओगे और उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करोगे, उसका माइंड पढ़ने की कोशिश करो, पहले तो आपको पता ही नहीं है कि कौन है एग्जामिनर, कौन किसके द्वारा क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। तो उसके लिए पीवाईक्यू बहुत हेल्पफुल होते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसके पीवाईक्यू को अच्छे से आप समझ लीजिए, बार बार उनको सॉल्व कर लीजिए, एक बार नहीं, बार बार, मल्टीपल टाइम। ठीक है, हम लोग यूपीएससी के जब एग्जाम दिया करते थे, तब हर बार, जितनी बार भी हम प्रीलिम्स का एग्जाम देते थे, मेंस का एग्जाम देते थे, हर बार पीवाईक्यू को उतने ही लगन के साथ सॉल्व करते थे। ये नहीं सोचते थे यार अभी तो पिछले साल ही तो इसको सॉल्व कर लिया, हमें तो इसका आंसर रटा हुआ, तो भी करते थे। और सारे ऑप्शन, ये जितने ऑप्शन अलग अलग दिख रहे हैं ना, ये ऑप्शन गलत क्यों है इस बात को भी समझते थे। ठीक है, मतलब उस ऑब्जेक्टिव का एक्सप्लेनेशन, बाकी जो ऑप्शन है उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते थे, क्योंकि एग्जामिनर अगली बार उसके एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन बना देता है। ठीक, चलिए, तो इसका आंसर क्या है आप सभी लोगों को पता है कि विभिन्न प्रांतों के जो है विधानसभाओं के द्वारा इनको चुना गया था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एक्ट मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? आईएएस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्या होगा इसका आंसर, बताइए जरा आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? तो चलो पहले तो क्या नहीं होगा हम ये देख लेते हैं। ठीक है, इसमें से सबसे पहला जो है वह तो फिर तो पहले ही नंबर पर इसका आंसर दिया हुआ है। चलो, इसका आंसर है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से जो है वह भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना जो है वह संभव बनाया गया था, मतलब वो उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक, ये चार्टर एक्ट 1853, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके से जो है कंपनी के जितने भी व्यापारिक एकाधिकार थे, मतलब वैसे तो 1833 में ही समाप्त कर दिया गया था, लेकिन कंपनी को एक पूर्ण रूप से जो है वह प्रशासनिक संस्था बना दी गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था 1857 की क्रांति के बाद से। तो यह कंपनी के शासन, यह कंपनी के स्वरूप में एक तरीके से परिवर्तन करना था, और यहाँ पर जो है वह क्राउन को, मतलब साम्राज्ञी को क्या किया गया था, वह प्रत्यक्ष रूप से जो है वह भारत की शासिका घोषित कर दिया गया था। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में जो है ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। इसका है, अब डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूं इनको क्योंकि बहुत लंबे लंबे एक्ट हैं ये, है ना। तो यहां पर इसका आंसर होगा आपका चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, चलिए, तो ये इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, मतलब जब भारत देश को स्वतंत्रता मिली तो उस समय भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर वहीं छुपा है, जो व्यक्ति ये जानता है। देखिए, सिर्फ लैंग्वेज बदल दिया है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। पीएससी वाले ने सोचा कि यार बच्चे पकड़ लेते हैं इसको, एक काम करते हैं, एक नया शब्द जोड़ के बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, स्वतंत्र भारत। अब सबको तो पता है यार संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन ये कौन सा नया फैक्ट आ रहा है स्वतंत्र भारत के? अरे भाई, जब भारत को आजादी मिली 1947 में, उस समय भी भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष यही थे। अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, तब तक अध्यक्ष यही थे। ठीक है, उसके बाद इनको जो है प्रेसिडेंट बना दिया गया था।
क्या बना दिया गया था, प्रेसिडेंट बना दिया गया था, तब इन्होंने अपने पद से ये अलग हुए थे। तब तक तो राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान लागू होने तक। ठीक है, तो इसका आंसर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आपको मालूम है, अभी कुछ नहीं बताऊंगा ज्यादा डिटेल, फिर वही बात आगे क्वेश्चन में जो है आपको जो प्रैक्टिस करवानी है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में, 1947 में निर्मित जो अंतरिम सरकार है, जो एंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? Who was the vice president of the executive council in the interim government formed in 1946? कौन थे भैया? ऐसे ही एक क्वेश्चन जो है स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है, ये आईएएस 1995 का प्रश्न है। कौन थे? क्या वो जवाहरलाल नेहरू थे? क्या वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे? क्या वो सी राजगोपालाचारी थे? या क्या वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो कौन थे यहाँ पर? Who was the vice president? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हम लोग देखते हैं संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष, देखो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों से पूछा था ना, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? छत्तीसगढ़ पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चुने हुए स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट मेंबर की बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, या सच्चिदानंद सिन्हा थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। एक को तो आप एलिमिनेट कर दो, एस राधा कृष्णन का नाम आए तो इनको एलिमिनेट कर दो। ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं और फिर बाद में राष्ट्रपति बने हैं, आपको मालूम है। जब राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे, और फिर बाद में उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, तो कौन, क्या है इसका आंसर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, मैं आपको अस्थायी अध्यक्ष भी बता सकता हूं, लेकिन अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि फिर आपको अगले क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, अब समस्याएं हैं, क्या करोगे, प्रैक्टिस करवानी है आपको। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था यूडीए एलडीए 10 में और यूपीपीसीएस मेंस 2012 में। सेम क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। आरएएस 2009 में यही क्वेश्चन पूछा गया, और यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में कम से कम 5 से 6 बार इस तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये सेम क्वेश्चन, तो क्या होगा इसका आंसर बताइएगा? क्या 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था, या अगस्त प्रस्ताव 1940 के द्वारा किया गया था, या 1919 के अधिनियम के द्वारा, या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के द्वारा? मतलब ये पूछ रहा है कि किस एक्ट के द्वारा या किस प्रस्ताव के द्वारा भारत में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने की बात की गई थी, किस प्रस्ताव के द्वारा? ये क्वेश्चन ये पूछना आपसे चाह रहा है। ठीक, तो इसका सही आंसर है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में यह कहा गया था कि 1935 के अधिनियम में कि भारत में जो भारतीय राज्य हैं, है ना, ब्रिटिश जो भारतीय राज्य हैं, भारतीय राज्य प्लस जो देसी रियासतें हैं, ठीक है, जो देसी, ये भी याद रखना, ठीक है ना, जो देसी रियासतों को मिलाकर के, इनको मिलाकर के जो है, इनको मिलाकर वह क्या किया जाएगा? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो पीवाईक्यू लगाने का बहुत ही बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो सेम क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपको इसका आंसर मालूम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु, ठीक है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, बहुत जगह रिपीट होगा, और एमपीपीएससी, एमपी और उत्तर प्रदेश के एग्जामिनेशन के लिए, और इवन जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन हैं, उन सभी के लिए संविधान सभा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। इसको अच्छे से पढ़िए और इसके अच्छे से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, जितने महत्वपूर्ण है वो तो मैं ही करवा दे रहा हूं आपको। इसके साथ ही कुछ और भी नए क्वेश्चन समय रहेगा तो फिर उस पर ही हम डिस्कस कर लेंगे। तो कौन सा इसका आंसर होगा? इसका पहला जो ऑप्शन है वो है आपका क्या? स्वराज पार्टी ने 1935 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, या सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। किसके माध्यम से ये विचार रखा गया था? ठीक है, तो संविधान सभा के इतिहास में देखते हैं, इसका सही आंसर है वो है स्वराज पार्टी 1934 ने ये रखा था। हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले जो है इसकी औपचारिक मांग 1934 में, कब? 1934 में जो है एमएन रॉय ने उठाई थी। किसने उठाई थी? एमएन रॉय ने इसको उठाई थी। मतलब किसके माध्यम से उठाई थी? यही स्वराज पार्टी के माध्यम से जो है
स्वराज पार्टी के माध्यम से इस बात को जो है रखा गया। फिर 1935 में कांग्रेस ने भी जो है इसकी जो है मांग उठाई, कांग्रेस पार्टी ने भी इसकी मांग उठाई, लेकिन 1936 में जो है कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से, कैसे आधिकारिक रूप से इसे अपने एजेंडे में शामिल कर लिया था, संविधान सभा की मांग को जो है अपने एजेंडे में शामिल कर लिया था, क्योंकि अंग्रेज तैयार नहीं हो रहे थे। उसके बाद 1940 का अगस्त प्रस्ताव आता है, वहां पर भी इसकी बात की गई, लेकिन वो कोई काम का नहीं था। 1942 में जो है क्रिप्स मिशन आता है, वो भी कोई काम का नहीं था, लेकिन उसने कहा था कि हम संविधान सभा बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, लेकिन क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। और अंतोगत्वा 1946 में एक मिशन आता है, उसके माध्यम से संविधान सभा का गठन किया गया था। इसका क्या नाम है, आगे के क्वेश्चन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? संविधान सभा के विषय में सत्य है पूछा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, मतलब संविधान सभा का निर्माण जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से किया गया था, वयस्क मताधिकार के माध्यम से किया गया था। क्या यह स्टेटमेंट सही है? नेक्स्ट है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, क्या यह स्टेटमेंट सही है? वह बहुदलीय निकाय थी। नेक्स्ट अगला स्टेटमेंट है, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है, ये क्वेश्चन आरएएस का है, आरएएस 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 1995 में। आईएएस का क्वेश्चन है 1995 का, और आरएएस का है 2009 का, मतलब एज इट इज क्वेश्चन जो है आरएएस ने केवल इस वाली पहले वाले स्टेटमेंट के लैंग्वेज में चेंज करके ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया था यूपीएससी के इस क्वेश्चन को। तो क्या होगा इसका आंसर? चलो करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं हम इस क्वेश्चन का। पहला क्या कह रहा है, इट वॉज बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। ये क्वेश्चन जो है गलत है, ये स्टेटमेंट सॉरी गलत है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, क्लास के शुरू में ही मैंने बताया था संविधान सभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, तो ये गलत है। देखो दूसरा गलत है, तो पहले तो जिसमें दो है उसको हटा दो, दो हट गया और ये भी हट गया। लो आप आंसर तक पहुंच चुके हो। अब ये आपको पता है कि नहीं वह बहुदलीय निकाय थी कि नहीं, फिर भी आपका आंसर आ चुका है। अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया है, पता हो चाहे ना हो आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ काम कर गया। कैसे? देखो बहुदलीय निकाय थी, मतलब इसमें देखो शामिल थे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ठीक है, और अदर जो पार्टीज थे, और भारत में और भी बहुत सारी पार्टीज थी, जैसे मद्रास महाजन सभा, बाद में तो कांग्रेस के साथ भी मर्ज हो गई थी, तो ऐसी बहुत सारी, कृषक प्रजा पार्टी, ऐसी बहुत सारी पार्टियों के सदस्य भी इसमें शामिल थे, और सभी वर्गों को इसमें प्रतिनिधित्व भी दिया गया था संविधान सभा में। और इसकी बहुत सारी समितियां हम पढ़ते भी हैं, मेजर कमेटी मतलब मुख्य समिति, और फिर गौण समिति के बारे में जो है हम इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना, अलग अलग समितियों के बारे में संविधान सभा की। तो समितियों के माध्यम से तो इसने कार्य किया ही था। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत सुंदर है, फिर रिपीट होगा, है ना, मुझे मालूम है इस तरीके के क्वेश्चंस के रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखिए, ये असर्शन रीजन कथन कारण का प्रश्न है ना, इस बार एमपीपीएससी और एमपीएसआई वाले तैयार रहे इस तरीके के प्रश्नों के लिए, ठीक है। एमपीपीएससी ने तो इंट्रोड्यूस कर ही दिया, 2-3 क्वेश्चन पूछता ही है अब, और इनके नंबर और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। वेवेल एक प्लान पेश किया गया था 1945 में, कब? 1945 में। इसमें वेवेल महोदय ने कहा कि, वेवेल महोदय का कहना यह है कि कार्यकारी जो परिषद है, ठीक है, जो कार्यकारी परिषद बनाई जा रही थी उसमें हिंदू और मुस्लिमों की सदस्य जो है वह समान होनी चाहिए थी। अगर, अब कारण क्या कहता है, वेवेल महोदय कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। अगर ये किया जाता कि जो कार्यकारी परिषद है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था, उसमें अगर हिंदू मुस्लिमों की सदस्य संख्या समान होती तो इससे भारत जो है बंटवारे से बच जाता। तो अब आपको बताना है क्या ये दोनों सही है, कथन और कारण जो है दोनों सही है, और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन में जो न्यू स्टूडेंट है मैं उनको बता दूं, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको कथन ए को पढ़ना होता है, और फिर कथन बी को पढ़ने के लिए आपको क्योंकि लगा दिया जाता है। कैसे? देखना, मतलब ये जो कथन है, ये कथन पहले तो आपको ये देखना है कि कथन सही है कि नहीं। अब अगर कथन सही है तो ये जो कारण बताया जा रहा है वो उसका सही स्पष्टीकरण है कि नहीं। जैसे हमसे घर में कई बार पूछा जाता है ना कि भैया आप इतने देर तक कहां थे, तो आप बोलेंगे कि मैं फला जगह फला काम से गया था, तो आपने कारण बताया। तो ये दोनों चीजें, मतलब आपने जो कारण दिया, ठीक है, अपने कथन का, स्टेटमेंट का, या मैं ऐसा कर रहा था, तो ये आपने जो स्पष्टीकरण दिया
जो एक्सप्लेनेशन दिया वो सही है या नहीं। तो ये जो सेकंड कारण दिया है वो उसका स्पष्टीकरण है, जिसको पढ़ते ऐसे हैं, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, ठीक है, समान होनी चाहिए थी, जिससे उनका ऐसा मानना था, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। या अगर आप इसको उल्टा पढ़ना चाहें तो ऐसे पढ़ सकते हैं, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा नहीं होता, क्योंकि या इसलिए, ठीक है, नहीं यहां पर ये जम नहीं रहा, क्योंकि वाला जो प्रोग्राम है वो सेट हो जा रहा है यहां पर। तो अब इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। कथन और कारण दोनों सही है और ये सही स्पष्टीकरण है। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है पर कारण गलत है, कथन गलत है पर कारण सही है। तो आपको जो है इसमें सही स्टेटमेंट जो है वो क्या करना है, बताना है, ठीक, कि इसका जो है स्टेटमेंट सही कौन सा है। ठीक है, चलिए लगाइए आंसर, लगाइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर है वो है आपका क्या, सी। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, ऐसा वेवेल ने कहा था, वेवेल ने ऐसा प्लान प्रस्तुत किया था जिसमें हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या जो है समान होनी चाहिए थी, लेकिन ये उसका कारण नहीं है, वो इसलिए नहीं बोल रहे थे इससे भारत का बंटवारा बच जाता, मतलब कारण सही नहीं है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है, सी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्योंकि वेवेल प्लान, वैसे तो भारत पाकिस्तान की मांग जो 1937 से उठाई जाने लग गई थी, लेकिन क्या हुआ कि वेवेल जो है भारत का अध्ययन करके 1946 में 1946 में जो है लंदन गए और भारत की स्थिति से जो लंदन है, मतलब वहां की सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो अवगत कराया और उसके हिसाब से वहां से लौट के जो है उन्होंने एक प्लान प्रेजेंट किया किस तरीके से जो है हम भारत में शांति स्थापित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वह क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन। ठीक है, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब स्थापित की गई थी भारतीय संविधान सभा, 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को। तो क्या होगा इसका आंसर, देखो इस दिन तो 26 दिसंबर 1949 तो खैर इसका रिलेवेंस है नहीं, 26 नवंबर 1949 को आपको पता है इस दिन संविधान की जो है वह अंतिम वाचन कंप्लीट हुआ था। ये एक तरीके से 11वां अधिवेशन जो था ना, जो 11वां अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन था संविधान सभा का, उसका जो है ये अंतिम अधिवेशन था। 12 अधिवेशन माने जाते हैं लेकिन 11 मोटा मोटा पर, मतलब इस दिन अंतिम जो तीसरा वाचन था, अंतिम वाचन हुआ था 26 नवंबर को। ठीक है, अंतिम वाचन किया गया था। 10 जून 1946 का यहाँ पर वो रिलेवेंट है नहीं, तो इसका जो आंसर है वो है आपका दिसंबर 1946। इसी दिन संविधान सभा को स्थापित की गई थी और इसी तारीख को संविधान सभा की जो है वह पहली बैठक भी आयोजित की गई थी। क्या की गई थी, पहली बैठक भी आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है और ये भाषा याद कर लेना, क्योंकि स्थापना की गई थी। लोगों को ये तो पता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली जो है बैठक आयोजित की गई थी, ये जानकारी तो बहुत सारे लोगों को है, लेकिन स्थापना की गई थी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार एग्जामिनर यहाँ जून की जगह जुलाई कर देता है। एक्चुअली जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, स्थापित इसी दिन हुई थी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी सेशन, देखिए मिलता जुलता आ ही गया, इसीलिए अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। ठीक है, तो आंसर तो मैं बता ही दिया हूं, 12। वैसे अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो 11 अधिवेशन है, जो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुई थी, अंतिम जो बैठक थी उसको भी एक अधिवेशन मान लिया गया है, इसलिए 12। तो ये नियरेस्ट है। ठीक है, अगर एग्जैक्टली 11 मिल जाए तो आप 11 सही आंसर करेंगे। ठीक है, तो इसके जो है 11 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के और नियरेस्ट में अगर हम 12। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी। एमपीपीएससी 2010 का क्वेश्चन, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी स्टूडेंट बहुत कम करता है कि संविधान सभा में, मतलब जब संविधान सभा की चर्चा चल रही थी तो वहां पर यह कहा गया कि जो वयस्क मताधिकार जो नागरिकों को दिया जाना है उसको 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाए। क्यों, क्योंकि भारत जो है अभी उतना शिक्षित नहीं है, क्योंकि हमारी संविधान सभा के द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि ऐसे सभी लोग जिनकी उम्र जो है 21 वर्ष पूरी हो गई है या जो 21 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं उन सभी को जो है वह मतदान का अधिकार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, मतदान का अधिकार जो है वह दिया जाएगा, ये बात हुई थी। ठीक है, बाद में इसी को जो है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 18 वर्ष कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, 18 वर्ष कर दिया गया है। तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो ये कह रहे थे कि भैया अभी 15 वर्ष रहने दीजिए, क्योंकि भारत में जो है शिक्षा का स्तर
जो शिक्षा का स्तर, कारण मैं बता रहा हूँ, शिक्षा का स्तर जो है बहुत ज्यादा क्या है, कमजोर है, पुअर है। और ऐसे में सभी को मतदान का अधिकार देने से वह क्या हो सकता है, चुनाव में जो है वह सही लोग चुन के नहीं आएंगे, क्योंकि लोकतंत्र मतलब क्या है, भीड़ का शासन भी कहा जाता है कई बार। अभी बिहार में देखिए इलेक्शन हुआ है, ठीक है, ऐसे प्रतिनिधि जिनके चुने जाने की उम्मीद थी वो हार गए, है ना, और जिनके चुने जाने की उम्मीद नहीं थी वो जीत गए। तो लोकतंत्र सफल तभी होता है जब लोग शिक्षित होते हैं, ठीक है, ताकि वो समझ सकें कि कौन सा प्रत्याशी उनके लिए सही है, कौन सही काम करेगा, ये जानना समझना बहुत जरूरी होता है। लेकिन क्या रहता है कि वयस्क मताधिकार में क्या होता है, एक व्यक्ति एक वोट, ठीक है, तो पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या वैसी लिमिटेड होती है, ठीक, और जो समाज के अशिक्षित वर्ग उनकी संख्या ज्यादा है तो वो उन पर हावी हो जाते हैं, मतलब शिक्षित वर्ग पर जो है अशिक्षित वर्ग हावी हो जाता है। उनको भी अधिकार है, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको कोई अधिकार नहीं है, लेकिन शिक्षित लोग ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को डिसाइड कर पाते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो खैर, तो क्या होगा भैया इसका आंसर आप लोग बताइएगा जरा, है ना, बताएं, ट्रिकी क्वेश्चन है, एमपीपीएससी 2010 में पूछा है ये, ठीक। तो ऐसा कहने वाले थे हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो बने थे, ठीक है, कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना, मौलाना आजाद, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि भारतीयों को 15 वर्ष तक जो है वह वयस्क मताधिकार मत प्रदान कीजिए, 15 वर्ष के बाद जो है वह उनको प्रदान किया जाएगा, क्योंकि अस्थिर भी था भारत की दशा उस समय, ठीक नहीं थी, भारत पाकिस्तान विभाजन और सब तमाम चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी। अब देखो ये 2008 का क्वेश्चन है, ऐसे ही मिलता जुलता इसी क्वेश्चन के स्टेटमेंट से एमपीपीएससी ने एक बार प्रश्न बना दिया 2021 में कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की जानी थी, और यहां पर उसी का आंसर दिया हुआ है। तो मैंने बोला था 1935 के अधिनियम से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि ये जो संघ स्थापित किया जाना था उसमें जो अवशेषी शक्तियां थी, जो रेसिड्यूरी पावर्स थी, वो किसको दी जानी थी 1935 के अधिनियम में। अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में ये शक्तियां जो हैं वह केंद्र के पास है, किसके पास है, केंद्र के पास है। लेकिन 1935 के अधिनियम में ये शक्तियां क्या संघीय विधानमंडल को देने की बात कही गई थी, या प्रांतीय विधानमंडल को, या गवर्नर जनरल को, या प्रांतीय गवर्नरों को, किनको देने की बात की गई थी, गवर्नर जनरलों को जो है देने की बात की गई थी, ठीक है। न तो संघीय विधानमंडल को, न प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल, रेसिड्यूरी पावर जो है वह प्रांतीय विधानमंडल, सॉरी, गवर्नर जनरल को दिया जाएगा, ये प्रावधान किया गया था, ठीक है। और अभी एट प्रेजेंट किसके पास है, अभी वर्तमान हमारे संविधान में ये शक्ति जो है वह केंद्र सरकार के पास है, ठीक है, मतलब यूनियन के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा की समितियां हमने पढ़ा है, बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, उसमें से जो संघ संविधान समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, कौन थे भैया, क्या बी आर अम्बेडकर थे, या जे बी कृपलानी थे, या जवाहरलाल नेहरू थे, या लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। क्या है आपका सही आंसर, संघ संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को जो है संघ संविधान समिति का जो है अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद में बी आर अम्बेडकर का आपको पता है, अभी फिर वही बात है, अभी मैं कंट्रोल करके रखा हुआ हूं कि मुझे अभी सबको एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि फिर आगे इनका आपको आंसर पता चल जाएगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या, फिर से देखिए 1935 का अधिनियम, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था, किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। ये उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, ऐसे मिलता जुलता क्वेश्चन एमपीपीएससी ने भी पूछा है। देखिए टोटल 11 प्रोविंस थे, कितने प्रोविंस थे, 11 प्रोविंस थे, उसमें से 8 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, ठीक है, 3 में कांग्रेस ने सरकार नहीं बना पाई थी, 3 प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस की सरकार गठित नहीं हुई थी, ठीक है। तो आंसर क्या क्या है, क्वेश्चन क्या क्या है, मतलब ऑप्शन क्या क्या है, एक तो मद्रास है, एक है बिहार, एक है उड़ीसा और एक है बंगाल। तो ये जो शुरू के 3 ऑप्शन है ना, मद्रास, बिहार और उड़ीसा, यहाँ तीनों जगह कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। बंगाल ऐसा था जहां पर जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। यहाँ पर जो सरकार बंगाल में जो है, बंगाल में वह एक पार्टी थी जिसका नाम था कृषक प्रजा पार्टी। क्या पार्टी, कृषक प्रजामंडल कहते थे उसे, कृषक प्रजामंडल, प्रजामंडल प्लस मुस्लिम लीग, ये मिलकर के जो है यहाँ पर सरकार बनाए थे, ठीक है। कांग्रेस को यहाँ पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। इसके साथ 2 प्रोविंस और भी हैं जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, और 8 प्रोविंस है जहां पर कांग्रेस को जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था और कुछ मिलीजुली सरकार भी बनाई गई थी 1935 के अधिनियम के तहत जो चुनाव हुए थे। तो आपको यहां पर एक बात और भी याद रखना है, 1935 के अधिनियम के आधार पर, 1935 के अधिनियम के आधार पर केवल प्रांतों में चुनाव हो पाया है। कहां पर चुनाव हुआ था, प्रांतों में चुनाव हुआ था। केंद्र के चुनाव
केंद्र में चुनाव नहीं, केंद्र का चुनाव जो है, केंद्र का जो चुनाव है वो 1919 के अधिनियम के आधार पर ही चल रहा था। एमपीपीएससी ने एक बार ये पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि केंद्र में चुनाव 1919 के अधिनियम के तहत चल रहा था और प्रांतों में 1935 के अधिनियम के। क्यों? क्योंकि 1919 के अधिनियम में 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी, तो वो हो नहीं पाया था, तो उस आधार पर चुनाव भी नहीं हो पाए थे, तो वहां पर चुनाव 1919 के अधिनियम के माध्यम से ही हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया था? किस कानून के तहत जो वायसराय महोदय थे उनको अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में, मतलब उनकी जो कार्यकारिणी है उसकी सदस्यों की जो संख्या में है वह वृद्धि का अधिकार दिया गया था? 1861, 1892, 1909, 1919। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 29 का, इसका आंसर होगा 1861। 1861 के अधिनियम में वायसराय को अपनी कार्यकारिणी का जो है वह जो है विस्तार करने का जो है अधिकार दिया गया था। ठीक है, अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करने का अधिकार उनको दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? पहले तो ये नहीं है उसको बिल्कुल पकड़ के अंडरलाइन कर लिया करो। अभी तो आजकल यूपीएससी के एग्जाम में इसको थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट में दे दिया जाता है, ठीक है, और बाकी एग्जाम ने भी नहीं को जो है वह बोल्ड लेटर में देना स्टार्ट कर दिया है, तो हाईलाइट हो जाता है, अदरवाइज तो ये मिस हो जाता था। मैं तो अपने टाइम में कई बार सही और गलत में, मतलब जहां सही पूछा गया है गलत पूछा गया है वहां सही वाला आंसर लगा के आ जाता था। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 1935 के अधिनियम में अवयव नहीं था। पहला स्टेटमेंट क्या है? देश के लिए लिखित संविधान होगा। क्या होगा? देश के लिए लिखित संविधान होगा। नेक्स्ट है, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि होंगे। क्या होंगे? विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि होंगे। एक संघ की योजना पर विचार किया गया था। ठीक है, और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को संवाचित किया जाना, ठीक है, नॉमिनेटेड किया जाने का जो है प्रावधान था। तो इसमें से क्या इसके रिलेटेड जो है वह सही नहीं है? ठीक है, मतलब ये वो क्या है, वो मतलब इससे सही नहीं है। ठीक, चलिए बताइए, पहले तो मुझे ये बताओ सही क्या क्या है। आपको आंसर जो है, आंसर तक पहुंचने के लिए वह क्या किया जाएगा, आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें से जो है वह सही क्या क्या है। तो देखो, एक ये वाला स्टेटमेंट आपको तो प्लान फॉर अ फेडरेशन, संघ के लिए एक संघ की योजना पर विचार, एक अखिल भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को जो है, जो सरकारी सदस्य वो नॉमिनेट किए जाएंगे। अभी मैं आपको एक एक्ट पढ़ा रहा था, तो वहां मैंने आपको बताया था 1919 के अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में मैंने आपको बताया था कि ये जो 60 और वहां मैंने शायद 144, वो 145 है, एनसीईआरटी में 144 दिया हुआ है, तो 145 इसमें से जो है 104 तो निर्वाचित होने थे और बाकी जो बचे हुए सदस्य थे कितने, 31, ये जो है मनोनीत होने थे। क्या थे? मनोनीत होने थे। और यहां पर भी ये 60 में से कुछ सदस्य जो है उनका भी मनोनयन होना था। ये प्रावधान जो है कि विधानमंडल के लिए सरकारी, अच्छा, इसमें से सरकारी सदस्य उनको जो है मनोनीत किया जाता, किसके द्वारा? वायसराय के द्वारा। ये प्रावधान किया गया था। ठीक है, और देश के लिए लिखित संविधान होगा, ये प्रावधान नहीं किया गया था। ये प्रावधान किया जाता तो संविधान सभा की मांग के लिए अलग से ही हमें जो है बवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होती। और अगला स्टेटमेंट है, विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ये सही है। तो इसका सही आंसर वो ये है कि 1935 के अधिनियम में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या कहता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फुली प्रिपेयर्ड ऑन, ये पूछ रहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, कब तैयार होकर के एकदम बिल्कुल यूज के लायक हो गया था? जनवरी 26, 1950, नवंबर 26, 1949, फरवरी 11, 1948 और कोई नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि नवंबर 26, 1949 को भी संविधान सभा की जो है एक तरीके से अंतिम बैठक हुई थी और इस दिन जो है बहुत सारे सदस्यों ने इस पर साइन भी किए थे। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान जो है वो लागू हो गया था। अब ये पूछ रहा है पूर्ण रूप से तैयार कब हो गया था, क्या होगा? तो भैया इसका आंसर जरा आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो भैया इसका आंसर होना है आपका, देखो 26 जनवरी 1950 को तो ये लागू हुआ था संविधान, तो ये होगा नहीं। फरवरी, ये तो और कोई नहीं, ऐसा तो है नहीं यहाँ पर। ये वाला जो डेट है वो रिलेवेंट है ना,
इस दिन जो है संविधान सभा पूरी तरीके से बना करके, क्योंकि इसी दिन हमने संविधान को एडॉप्ट किया था। क्या किया था? एडॉप्ट किया था, अंगीकृत किया था, अपनाया था। ठीक है, तो अपनाएंगे तभी जब वो पूरे तरीके से बन के जो है लागू हो जाएगा। जैसे आप कोई कपड़ा है वो मार्केट से खरीद के लाए, क्योंकि वो मार्केट से पूरा फर्निश्ड है, रेडीमेड कपड़ा है, तो आपने उस दिन अडॉप्ट किया, फिर आप इस तारीख को उसको लागू किए, मतलब पहन लिए, है ना, मतलब उसको जो है धारण कर लिए, तो वो 26 जनवरी 1950 था, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेड। ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखो मिल ही गया, 26 जनवरी 1950। ठीक है, 1950 को ये लागू किया गया था। संविधान सभा के नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? क्या जवाहरलाल नेहरू, क्या बी आर अम्बेडकर, क्या बी एन राव, क्या महात्मा गांधी? देखो एलिमिनेट कर दो, महात्मा गांधी तो संविधान सभा के सदस्य थे ही नहीं। ठीक है, बी एन राव संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे, हो सकता है। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देशिका प्रस्ताव जो संविधान सभा की 5वीं बैठक में, कब? 5वीं बैठक में, जो पहला अधिवेशन हुआ था उसके 5वीं बैठक में, मतलब 9 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, तो ये जो था 5वीं बैठक हुआ है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था उद्देशिका प्रस्ताव। इसी का परिवर्तित रूप हमारा भारतीय संविधान का अभी वर्तमान की जो प्रस्तावना है, जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग। अच्छा, इस उद्देशिका प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को जो है वह क्या कर लिया गया था? एक्सेप्ट किया गया था। क्या किया गया था? एक्सेप्ट किया गया था, और इसी दिन से संविधान सभा की जो है कार्यवाही वह आगे बढ़ी थी। ठीक है, चलिए, तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था दोस्तों। ठीक है, देखिए प्रस्तावना का, अब सब लोग क्या पढ़ते हैं? उद्देशिका पढ़ते हैं, तो कंफ्यूज हो जाता है दिमाग, लेकिन आप याद रखना कि उद्देशिका ही प्रस्तावना है। ठीक है, एक ही व्यक्ति है जिसके दो नाम हैं, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। सोहन और मोहन एक ही व्यक्ति है, कुछ लोग उसको मोहन कहते हैं, कुछ लोग उसको सोहन कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, क्या कहता है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? मतलब वर्तमान में हमारे यहाँ ये जो 7th शेड्यूल है ना, जिसमें यूनियन लिस्ट, फिर जो है स्टेट लिस्ट की जो है बात की गई है, उसका प्रावधान कहां पर किया गया था? क्या 1919 के अधिनियम में किया गया था, या 1909 में किया गया था, 1919 में, 1935 में, 1947 में, कब किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर ऐसे आएगा, देखो अखिल भारतीय संघ, है ना, संघ स्थापित करने की बात किस अधिनियम में की गई थी? क्योंकि संघ का मतलब ही होता है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था जहां पर डिवीजन ऑफ पावर होता है। क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। क्या होता है? शक्तियों का विभाजन। तो जहां भी शक्तियों का विभाजन हो रहा होगा वहां ही ये दो सूची पाई जाएंगी, यूनियन और स्टेट। क्योंकि शक्तियों का विभाजन क्या, यूनियन लिस्ट में कौन कानून बनाएगा? केंद्र बनाएगा। स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में कौन कानून बनाएगा? राज्य बनाएंगे। ये शक्तियों का विभाजन हो गया, कानूनी शक्ति जो है बट गई। तो ये किस अनुच्छेद, किस एक्ट में कहा गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कहा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था? 1950, आपको पता है। ठीक है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 1950 को अपनाया गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखिए आईएएस 2012 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहां पर कंफ्यूजन हो सकता था, अगर 1949 दिया जाता तो कंफ्यूजन होता, लेकिन ऐसे एक्ट दिए गए 1947, 1948, 1952। ठीक है, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था? ठीक, 1950। ठीक, तो इसमें जो है ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज हम लोग 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे तो टोटल 100 क्वेश्चन है इसमें, लेकिन 50 डिस्कस करेंगे, 50 नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, है ना। 1946 के चुनाव के पश्चात, कब? 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, सॉरी बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, बिहार, कहां पर अपनी सरकार बनाई थी भैया मुस्लिम लीग ने? ये इसका आंसर मैं थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बता चुका हूं, बंगाल में। वैसे वो 1937 का चुनाव था, है ना। तो यहाँ पर जो है बंगाल में 1946 के चुनाव के बाद जो है वह यहाँ पर जो है बंगाल में वह मुस्लिम लीग के द्वारा जो है वह सरकार बनाई गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये कौन सा क्वेश्चन है? उसका है, राजस्थान का है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वह क्या है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग किया जाना चाहिए? मतलब ये कहा गया था कि देखो, भारतीय कांग्रेस का उद्देश्य था भारत
देश को स्वतंत्रता दिलवाना और स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है समाप्त कर देना चाहिए। ये बात किसने कही थी? किसने कही थी? क्या सी राजगोपालाचारी ने कही थी, या जयप्रकाश नारायण ने ये बात कही थी, या आचार्य कृपलानी ने, या महात्मा गांधी ने? किनने ये बात बोली थी? तो ये बात बोली गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है वह स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एज ए राजनीतिक दल समाप्त कर दिया जाए। राजनीतिक दल मतलब अब कोई नई पार्टी बनेगी, वो चुनाव लड़ेगा। राजनीतिक दल मतलब वो पार्टी जो चुनाव लड़ती है ना, चुनाव में भाग लेती है, निर्वाचन में जो है भाग लेती है। क्योंकि कांग्रेस का गठन किया गया था स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। किसके लिए? स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। और स्वतंत्रता अब हमको मिल चुकी है, तो इसको जो है समाप्त कर दो। ठीक है, लेकिन वो अभी तक भी समाप्त नहीं हुए आ पा रही है। बीजेपी वाले पूरे कोशिश में लगे हुए हैं कि उसको जो है समाप्त कर दिया जाए, है ना। 2014 में तो बोलने ही लग गए थे कि कांग्रेस का अस्तित्व जो है समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथनों पर विचार करो भैया, विचार कर लो क्या कहता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। जो थर्ड गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, उसका जो रिजल्ट था 1935 का एक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। अभी थोड़ी देर पहले मैं ये बता चुका हूं, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अब पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं, ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये 1932 में हुआ था। कहां पर? लंदन में, है ना। और एक यही जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, है ना। पहले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तीसरे में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, दूसरे केवल एकमात्र राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें जो है कांग्रेस ने भाग लिया था। कांग्रेस जो है यहां पर महात्मा गांधी गए थे, यहीं पर जो है महात्मा गांधी जब गए थे, तो महात्मा गांधी की जो अपनी वेशभूषा थी वही धोती, व्हाइट कलर का जो है खादी की धोती, और उस एक सॉल टाइप में डाले रहते थे। तो महात्मा गांधी को जो है चर्चिल ने बोल दिया था कि चर्चिल ने कुछ तो भी उनके संबंध में निगेटिव स्टेटमेंट दे दिया था। ठीक है, तो केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन है जिसमें महात्मा गांधी मतलब कांग्रेस ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जो है वह महात्मा गांधी ने भाग लिया था। बी आर अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो इसका ये दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों, है ना। 1935 का अधिनियम इन्हीं गोलमेज सम्मेलन जो ये हुए थे तीनों थी, उसी की परिणति थी। और 1935 के गोलमेज सम्मेलन में ही 1935 के अधिनियम में ही दलितों, महिलाओं और मजदूरों को जो है वह पृथक निर्वाचक मंडल देने की बात की गई थी। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने इसका जो है पुरजोर विरोध किया था। क्या किया था? महात्मा गांधी के द्वारा जो है इसका जो है पुरजोर विरोध किया गया था कि क्या भारत देश को समाप्त करना चाहते हो, टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हो। बी आर अम्बेडकर जी ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो फिर महात्मा गांधी कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। तो वहां पर जो है वो अनशन में बैठ गए थे। ठीक है, अनशन में बैठ गए थे। फिर जो है पूना पैक्ट हुआ था, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में जो है पूना पैक्ट हुआ था। और फिर इस बात का जो है विरोध किया गया था कि दलितों को पृथक निर्वाचन दिया जाएगा। तो महात्मा गांधी ने कहा उससे अच्छा है कि आप आरक्षण दे दीजिए। क्या दे दीजिए? आरक्षण जो है दे दीजिए। ठीक है, तो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फिर से कथनों पर विचार करना है ना, कथनों पर विचार करना। ये जो भी मैं बता रहा हूं ये मत सोचिएगा ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी मैंने आप लोगों को प्रूफ में दिखाई दी है ना कि यूपीएससी के क्वेश्चन को भी कैसे एग्जामिनर पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन ये है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। क्या है? सही है गलत है? राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 होता है। क्या है सही? कूट में से बताओ, क्या 1 and 2 है, या केवल 1 है, या 2 और 3 है, या केवल 2 है? तीनों स्टेटमेंट तो सही नहीं है, ये हमारे एग्जामिनर ने हमको बता दिया है। एक स्टेटमेंट चलो बाकी का हमको नहीं पता, लेकिन हमको एक पता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो अशोक चक्र है उसमें 21 नहीं भैया 24 तीलियां हैं दादा। सारनाथ का जो धर्म चक्र प्रवर्तन का भगवान बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वहां से उसको लिया गया सारनाथ के उससे अशोक स्तंभ से, उसमें 24 तीलियां हैं। ठीक है, तो पहला ये दूसरा गलत है। तो जहां जहां दूसरा दिख रहा है उसको तो खटाखट हटाओ। अब तुमको नहीं भी पता कि उसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है तो भी आप आंसर तक पहुंच गए हो। लेकिन मेरा धर्म है आप लोगों को बताना, तो मैं आपको बता दूं ये हमारा जो है अगर राष्ट्रीय ध्वज है और यहाँ पर ये इस तरीके का जो है अगर हम बात करें और यहाँ पर जो है ये अशोक चक्र है ना, अशोक चक्र है। अब 24 तीलियां तो मैं नहीं बना पाऊंगा, तो अगर ये 24 तीलियां हैं तो आप लोगों को ये पता है कि
जो है सबसे ऊपर जो है यहाँ पर सबसे ऊपर जो है वह क्या है, केसरी रंग है। कौन सा रंग है? केसरी रंग है। ठीक है, तो अब केसरी रंग आएगा, मैं ऐसे बना देता हूँ, यहाँ सबसे ऊपर केसरी रंग है, फिर बीच में व्हाइट कलर है और नीचे जो है ग्रीन कलर है, इस तरीके से। ठीक, तो अगर हम इसके रेशियो की बात करते हैं दोस्तों, तो ये उसकी हो गई क्या, ये वाली जो हो गई इसकी, वह है लंबाई, है ना, तो ये लंबाई है वह है 3, और जो चौड़ाई है वो इसकी है 2, तो इसका 2:3 है सही उत्तर। ठीक है, 3:4 नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर का असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा दिमाग को दही कर देते हैं एग्जाम में ये। नेक्स्ट कथन क्या कहता है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भारत का जो संविधान है वह देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, क्योंकि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारण क्या कह रहा है कि क्योंकि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। इसमें से आपको सत्य कथन चुनना है, क्या दोनों स्टेटमेंट सही है और सही स्पष्टीकरण है या नहीं। तो क्या होगा भैया इसका आंसर, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये बात तो सही है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, इट इज कॉल्ड अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। इसको एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि भारत देश की संविधान आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है क्योंकि हमने संविधान को ऐसा बनाया है, हमने उधारी लिया है, ये उसका स्पष्टीकरण, ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण ये होना चाहिए कि आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और आगे भी करेगा, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन की शक्ति है। क्या है? संविधान संशोधन की जो है शक्ति दिया गया है संसद को, अनुच्छेद 368 के तहत। इसलिए जो है यह भारतीय नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। देखिए, समय समय पर संशोधन करके उसमें जो है आवश्यकता अनुसार नई चीजें जोड़ दी जाती है, पुरानी चीजें हटा दी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा बी। 40 का जो है वह क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन पे छोड़ दीजिए, एक्सप्लेन कर दूंगा। और नेक्स्ट देखिए, वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? जो संविधान सभा की प्रारूप समिति बनाई गई थी ना, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसको क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये लिखा हुआ है ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें टोटल कितने मेंबर थे भैया? मेंबर कितने थे, टोटल नहीं, है ना। मैं आपको बता दूं, टोटल लगा लिया आप लोगों ने आंसर। इसमें टोटल की बात करें तो टोटल तो 7 थे, लेकिन कैसा था, 1+6 था इसका स्ट्रक्चर। क्या था? 1+6, एक थे अध्यक्ष और 6 थे सदस्य। तो यहां पर पूछा है, एक थे, 6 थे क्या सदस्य, तो यहां पर क्या पूछा है, सदस्य पूछा है, तो सदस्य कितने थे, 6। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? लो भैया, प्रारूप समिति से संबंधित क्वेश्चन आ गया। प्रारूप समिति का जो है अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भैया प्रारूप समिति के, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? क्या बी आर अम्बेडकर थे, क्या राजेंद्र प्रसाद थे, क्या डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे, या सी राजगोपालाचारी थे? तो इसका आंसर है ए। बाकी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक को तो आपको पता चल ही गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे, और 6 अन्य मेंबर थे, उनके नाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश में जो गठित मंत्रिमंडल है उसमें वित्त विभाग किसको दिया गया था? ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब है तो वैसा, लेकिन यहां पर जो है थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। आप इसको यूपी नहीं है, स्वतंत्रता के पश्चात गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसको दिया गया था, ये है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो आपको बताना है कौन थे वो व्यक्ति, आर के षडमुख चेट्टी थे, के एन काटजू थे, रफी अहमद किदवई थे, या के एम मुंशी थे? तो इसका सही आंसर होगा आर के षडमुख चेट्टी को जो है वह वित्त मंत्री बनाया गया था भैया। ये भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जो मंत्रिमंडल बनाया गया था ना, उसमें ये वित्त मंत्री थे। तो एक तरीके से स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री कौन थे? आर के षडमुख चेट्टी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कब किया गया था? क्या 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, 22 जनवरी 1947 को किया गया था, 3 जून 1947 को किया गया था, या 29 अगस्त 1947 को किया गया था? क्या है इसका सही आंसर? प्रारूप समिति का गठन किस तारीख को किया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 29 अगस्त 1947।
ठीक है। 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान, जो माउंटबेटन योजना थी, वो लागू हुई थी, मतलब भारत पाकिस्तान के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया था। और 29 अगस्त 1947 को यह प्रारूप समिति का गठन किया गया था। एक्चुअली जो भारत के संवैधानिक सलाहकार थे, आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, फिर कोई क्वेश्चन वाले इश्यू फंस जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया है? किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता, मतलब किसका शासन होगा? संविधान का शासन होगा, बाकी सभी लोग जो है वह संविधान से छोटे होंगे। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, ये किस एक्ट ने स्टेब्लिश किया था? क्या 1909 ने किया था, 1919 ने किया था, 1935 ने किया था, या 1947 ने किया था? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है वह किसने जो है वह स्थापित किया था, ये आप लोगों को जो है वह बताना है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? 1919 का तो नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई लेना देना है नहीं। 1947 भारत के स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित है। 1919 तक तो संविधान की कोई बात की नहीं जा रही थी, तो ये है एक्ट ऑफ 1935, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो अब बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन है ना, इनका डिटेल में क्लास ले चुका हूँ, आप लोग वहां देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, वह क्या है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति। देखो हमने इससे पहले संघ संविधान समिति पढ़ चुके हैं, संघ संविधान समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू को तो काट दो, इनका काम खत्म है यहाँ। ठीक है, बी आर अम्बेडकर का हमको पता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो इनको भी नाम काट दो। राजेंद्र प्रसाद हमको पता है ये संविधान के क्या थे, स्थायी अध्यक्ष थे, तो इनका नाम भी काट दो। एक ही नाम बचा है, सरदार पटेल। आंसर तक पहुंच गए आप। ठीक है, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म और मृत्यु जो है कब हुई थी इसके संदर्भ में, तो जन्म हुआ है 91 में और मृत्यु हुई थी 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रगान के रूप में इसे कब अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था 1950 में। कब अपनाया गया? 1950 में अपनाया गया था। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। 24 जनवरी जो अंतिम बैठक हुई थी ना, 24 जनवरी 1950 को, उसी दिन जो है इसे राष्ट्रगान के रूप में जो है वह एडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 48 हो गया। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी? अभी संविधान सभा के सदस्यों के संबंध में एक बात, इस क्वेश्चन में एक चीज आपको सीखना है, वो ये सीखना है, यहाँ पर देखिए आपको हमेशा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन भी पढ़ना है, क्योंकि जैसे हिंदी में क्या पूछा है, संविधान पांडुलेखन समिति, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि ड्राफ्टिंग कमिटी जो प्रारूप समिति है उसको पांडुलेखन भी कहते हैं, जो प्रारूप समिति है। अब अगर आप इंग्लिश में नहीं पूछते, केवल हिंदी में अपना माथा फोड़ते रहते तो समझ में नहीं आती चीजें, है ना। तो प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी को, है ना। निम्न, तो क्या पूछा, पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, ये पूछा गया है इसमें, है ना। नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी। चलिए देखते हैं, आप आंसर देख लीजिए, एक बार ऑप्शन देख लीजिए, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, ए के अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। ये वही है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रहे हैं। ठीक, तो चलो देखो, जवाहरलाल नेहरू तो संघ संविधान समिति उसके अध्यक्ष थे, तो इनका नाम तो पहले हटा दो। ए के अय्यर इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, ए के अय्यर इसके सदस्य नहीं थे, और मोहम्मद सादुल्ला भी इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो एक ही नाम बचता है, वो नाम है के एम मुंशी का। तो 49 का आंसर हो जाएगा के एम मुंशी। ठीक है, के एम मुंशी जो है वो संविधान, अरे नहीं थे पूछा, सॉरी माफी चाहूंगा मैं, है ना। नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी, संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे, तो इसका सही आंसर, माफी चाहूंगा मैं आप सभी लोगों से। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसके मेंबर नहीं थे, और बाकी ये सभी मेंबर थे। ठीक है, चलिए, ए के अय्यर भी इसके मेंबर थे, के एम मुंशी भी थे, और मोहम्मद सादुल्ला भी इसके मेंबर थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड बाय, संविधान, भारतीय संविधान को अपनाया गया, ध्यान से सुनिएगा, अपनाया गया, लागू नहीं, अपनाया गया। किस दिन अपनाया गया, अच्छा कैसे अपनाया गया था, सुनिएगा। संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ब्रिटिश संसद के द्वारा अपनाया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा अपनाया गया था, भारतीय संसद के द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा इसको अपनाया गया था? भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है,
तो इसको दोस्तों अपनाया गया था। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो दिमाग पंक्चर हो जाता है ना? तो इसको अपनाया गया था द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ठीक है? किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा जो है इसको अपनाया गया था, ठीक है? तो चलिए आज की सभा को जो है यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तो उसमें से बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड उसको और डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप लोग पढ़िए ताकि और अच्छे से नेक्स्ट सेशन में आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, क्योंकि यहाँ जब आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी स्ट्रांग होगी, ठीक है? चलिए तो सेशन को समाप्त करते हैं, है ना? यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।